नमस्कार डेवलपर्स। जावा इंटरव्यू क्रैक करने की राह में अक्सर एक मुश्किल पड़ाव आता है, मल्टी थ्रेडिंग। बिल्कुल। तो आज हम कुछ स्रोतों के जरिए इन्हीं जो सिनारियो बेस्ड मल्टी थ्रेडिंग सवाल है ना, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, जरूर। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि सवालों के जवाब जान लें, बल्कि ये समझना है कि इंटरव्यू लेने वाले असल में इनके जरिए परखना क्या चाहते हैं। हाँ, है ना? ये सवाल आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और प्रेशर में सोचने की क्षमता का टेस्ट है। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि असल दुनिया के सिस्टम्स में चीजें एक साथ चलती हैं, बहुत सारी चीजें, और उनको संभालना आना ही चाहिए। बिल्कुल। तो यही सवाल है कि इंटरव्यू में ये मल्टी थ्रेडिंग इतना जरूरी क्यों मानते हैं लोग? देखिए, ये सिर्फ जावा सिंटैक्स का टेस्ट नहीं है। इंटरव्यू लेने वाले असल में ये देखना चाहते हैं कि आप कंकरेंसी प्रेशर, मतलब जब कई प्रोसेस एक साथ चल रहे हों, उस दबाव को कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा। क्या आप जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनको सेफ हट सकते हैं? क्या आप डेडलॉक या रेस कंडीशन जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझते हैं और रोक सकते हैं? खासकर जो हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स होते हैं ना, उनके लिए तो ये काबिलियत बहुत ही जरूरी है। सही कहा। ये वाकई में एक एक्सपीरियंस्ड और नए डेवलपर के बीच फर्क बता देता है। अच्छा, तो अब कुछ आम सिनारियो पर आते हैं। सबसे पहला जो बहुत कॉमन है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इसमें क्या चैलेंज होता है? हाँ, प्रोड्यूसर कंज्यूमर। इसमें देखिए, चैलेंज ये है कि एक शेयर्ड बफर है ना? हाँ। उसको मैनेज करना है, जहां कुछ थ्रेड्स, मतलब प्रोड्यूसर्स, डेटा डाल रहे हैं और कुछ दूसरे थ्रेड्स, कंज्यूमर्स, वो डेटा निकाल रहे हैं। और ये सब होना चाहिए बिना किसी टकराव के, बिना डेटा लॉस के। ठीक है। तो यहाँ इंटरव्यू लेने वाले ये देखते हैं कि आप सिंक्रोनाइजेशन कैसे करते हैं, तालमेल कैसे बिठाते हैं थ्रेड्स में। और मैंने पढ़ा कि स्रोत ये बताते हैं कि सीधे वेट और नोटिफाई यूज करने से अच्छा है, मतलब ज्यादातर केसेस में ब्लॉकिंग क्यू, जैसे कि लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू, इसका इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही। देखिए, ब्लॉकिंग क्यू जो है वो इंटरनली थ्रेड सेफ होती है पहले से ही। अच्छा। और ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाले लॉजिक को बहुत बहुत सिंपल बना देती है। आपको वो जो मैनुअल वेट नोटिफाई का झंझट है ना, हाँ, उसमें तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, उससे मुक्ति मिल जाती है। तो वो जो आम गलतियां होती हैं, जैसे लॉस सिग्नल्स या स्प्यूरियस वेकअप्स, उनका खतरा भी कम हो जाता है। ओके। मतलब बॉयलर प्लेट कोड कम, और आप मेन लॉजिक पर फोकस कर सकते हैं। हाँ, ये तो काफी आसान हो गया फिर। अच्छा, एक और क्लासिक सवाल, डेडलॉक बनाना और उसे हल करना। डेडलॉक ये होता क्या है असल में? शॉर्ट में बताएं तो। डेडलॉक ये वो सिचुएशन है जहां दो या शायद ज्यादा थ्रेड्स एक दूसरे का इंतजार ही करते रह जाते हैं। इंतजार? हाँ, क्योंकि हर थ्रेड ने वो रिसोर्स लॉक कर रखा है जो दूसरे वाले को चाहिए। मतलब जैसे दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ने का वेट कर रहे हो और कोई पहला मूवी ना करे। हाँ, सही उदाहरण है। तो इंटरव्यू में इसे बना के दिखाने को कहते हैं, ताकि आपकी लॉकिंग की समझ पता चले। और इसे सुलझाने का क्या तरीका है? क्या वो जो कहते हैं कि हमेशा एक ही ऑर्डर में लॉक लो, वो काफी है? हाँ, वो सबसे कॉमन तरीका है कि लॉक्स को हमेशा एक तय क्रम में, एक कंसिस्टेंट ग्लोबल ऑर्डर में हासिल करो। अगर सारे थ्रेड्स पहले लॉक ए लेंगे, फिर लॉक बी, तो डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है। दूसरा एक तरीका है लॉक इंटरफेस का ट्राई लॉक मेथड यूज करना। वो क्या करता है कि अगर लॉक नहीं मिला तो या तो फौरन वापस आ जाता है या थोड़ी देर इंतजार करता है, तो थ्रेड फंसा नहीं रहता। अच्छा, ये भी ऑप्शन है। हाँ, हालांकि ये ध्यान रखना होता है कि लॉकिंग का क्रम तय करने से कभी-कभी डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है या परफॉर्मेंस पर भी थोड़ा असर आ सकता है। ये ट्रेड ऑफ है। समझ गए, यानी सोल्यूशन चुनते वक्त परफॉर्मेंस और सिंप्लिसिटी, इनके बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। अच्छा, एक और आम स्थिति है एक चलते हुए थ्रेड को सेफली रोकना। अक्सर लोग थ्रेड डॉट स्टॉप के बारे में सोचते हैं। अरे नहीं, थ्रेड डॉट स्टॉप तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। हाँ, क्यों? वो बहुत ही अनसेफ है, क्योंकि वो थ्रेड को किसी भी पॉइंट पर एकदम अचानक रोक देता है, चाहे वो किसी जरूरी काम के बिल्कुल बीच में ही क्यों ना हो। ओह। इससे क्या होता है, डेटा करप्ट हो सकता है, सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसने जो लॉक्स पकड़े हों वो ठीक से रिलीज ही ना हो। बाप रे। तो फिर सही तरीका क्या है? उसे ग्रेसफुली कैसे रोकें? सबसे अच्छा और सेफ तरीका है एक वॉलेटाइल बुलियन फ्लैग का इस्तेमाल करना। वॉलेटाइल फ्लैग? हाँ, थ्रेड अपने लूप के अंदर बार बार उस फ्लैग को चेक करता रहता है। जब आपको थ्रेड रोकना हो तो आप बाहर से उस फ्लैग को ट्रू सेट कर देते हैं। अच्छा। थ्रेड अगली बार जब उसे चेक करेगा तो देखेगा कि फ्लैग ट्रू है और अपना काम खत्म करके क्लीन अप करके सेफली लूप से बाहर आ जाएगा। और यहाँ ये वॉलेटाइल कीवर्ड जरूरी क्यों है? नॉर्मल बुलियन क्यों नहीं? हाँ, वॉलेटाइल बहुत जरूरी है यहाँ। वॉलेटाइल ये पक्का करता है कि फ्लैग वेरिएबल में जो भी बदलाव हुआ है, मतलब उसे ट्रू सेट किया गया है, वो बदलाव तुरंत ही बाकी सभी थ्रेड्स को नजर आए।
विजिबल हो। अच्छा, मेमोरी कंसिस्टेंसी के लिए। एग्जैक्टली। इसके बिना हो सकता है कि थ्रेड पुरानी कैश्ड वैल्यू ही देखता रहे और उसे पता ही ना चले कि रुकने का सिग्नल आ चुका है। तो वॉलेटाइल वो विजिबिलिटी गारंटी देता है। समझ गई। तो ये कुछ मेन सिनेरियोज और उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स थे। क्या इंटरव्यू में जवाब देते वक्त कोई खास टिप्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। पहली चीज, थ्रेडिंग प्रॉब्लम समझाते समय ना डायग्राम बनाना बहुत हेल्प करता है। अच्छा। हाँ, उससे आपकी सोच क्लियर होती है और इंटरव्यू लेने वाले को भी समझने में आसानी होती है। दूसरा, सिर्फ थ्योरी नहीं, छोटे और सिंपल कोड उदाहरण देकर अपनी बात समझाएं तो बेहतर है। सही है। और जैसा हमने डेडलॉक वाले केस में डिस्कस किया, हमेशा वो जो परफॉर्मेंस वर्सेस सिंप्लिसिटी का ट्रेड ऑफ होता है, उस पर बात करने के लिए तैयार रहें। और हाँ, java.util.concurrent पैकेज की अच्छी जानकारी होना भी बहुत फायदेमंद है। उसमें बहुत सारे यूजफुल क्लासेस हैं जो बनी ही इन प्रॉब्लम्स के लिए हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जावा मल्टी थ्रेडिंग इंटरव्यू सिर्फ सिंटैक्स का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये है कंकरेंसी पैटर्न्स की समझ, उनकी जो आम समस्याएं हैं और उनके समाधान, और उनके प्रैक्टिकल असर क्या होते हैं, ये सब जानना। एकदम। प्रोड्यूसर कंज्यूमर, डेडलॉक हैंडलिंग और सेफ थ्रेड मैनेजमेंट, ये कुछ कॉमन चुनौतियां हैं। एकदम सही कहा। और श्रोताओं के लिए एक सोचने वाले बात छोड़ जाते हैं हाँ। कि ये जो हमने फंडामेंटल मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, आजकल के जो नए असिंक्रोनस और रिएक्टिव प्रोग्रामिंग मॉडल्स आ रहे हैं, हाँ, जैसे रिएक्टिव स्ट्रीम्स वगैरह, हाँ, उनमें ये कॉन्सेप्ट्स कैसे बदल रहे हैं या कैसे अप्लाई हो रहे हैं, इस पर सोचना काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है।